हो गए हैं, राष्ट्रपति भाग गए हैं। जनता राष्ट्रपति भवन के बाद अब पीएम हाउस में घुसने की कोशिश कर रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों की जनता से झड़प जारी है और श्रीलंका का तमाशा बना हुआ है। कर्ज के बोझ में श्रीलंका अब ऐसा दब गया है कि यहां से निकलने के लिए फिलहाल उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आखिर क्या होगा आगे, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन आखिर क्या है श्रीलंका के अंदरूनी हालात, पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे बातचीत। फायरिंग का वीडियो, दौड़ते हुए लोग, सेना भागते हुए, दीवार पर प्रदर्शनकारी। लंका में बवाल की सबसे नई तस्वीर है। पीएम आवास के सामने प्रदर्शनकारी और उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रदर्शनकारियों पर एक तो नहीं बल्कि एक के बाद एक आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि उन्हें काबू किया जा सके। अब दूसरी तस्वीर देखिए। सड़कों पर 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी पीएम आवास की ओर दौड़ते हुए पहुंचे और जमकर हंगामा किया। सड़कों पर दौड़ लगाते ये प्रदर्शनकारी पीएम आवास की ओर कूच कर रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जब हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी उतरे तो उन्हें रोकने के लिए सेना के जवान आगे आए, लेकिन प्रदर्शनकारियों की तादाद देखते हुए सैनिक वहां से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। सेना के पीछे हटते ही प्रदर्शनकारी पीएम आवास पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे कि कैसे प्रदर्शनकारी दीवारों और वहां खड़ी गाड़ियों पर चढ़कर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। कोलंबो में लोगों का ये गुस्सा राष्ट्रपति गोटाबाया के देश छोड़ने के बाद भड़का है। हालात को देखते हुए लंका में इमरजेंसी लगा दी गई है। लंका की लड़ाई की ये तस्वीर देखकर अब सवाल यही कि श्रीलंका का भविष्य क्या है। चलिए इस पर और बातचीत करेंगे। इसको समझने की बहुत कोशिश जरूरी है, क्योंकि कई अलग अलग चीजें हैं जिनको हमको छूना पड़ेगा, जिनको हमें समझना पड़ेगा। और हमारे पास बड़े अच्छे पैनलिस्ट हैं जो हमें इस बात के बारे में और जानकारी दे सकते हैं। हमारे साथ संजय कुमार भारद्वाज जो कि प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज़, श्वेता सिंह जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी की, और अमित रंजन जो कि रिसर्च फेलो हैं IAS से, तीनों मौजूद हैं। अमित सर, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। शायद तक 2 दिन पहले ही हमारी यहीं इसी शो पर मुलाकात हुई थी, और तब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि भाई अब श्रीलंका की डोर किसके हाथ में है, कौन चला रहा है। क्या अब उस चीज़ को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी मिली है? क्योंकि इमरजेंसी तो लग गई है, लेकिन अब यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट इन प्लेस है? क्या प्राइम मिनिस्टर अभी भी अपना रोल निभा रहे हैं? कौन है यहाँ पर जो श्रीलंका की सरकार को इस समय चला रहा है? नमस्कार। रानिल विक्रमसिंघे एक एक्टिंग प्रेसिडेंट तो बने हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा था कि प्रॉब्लम वही है कि वो कितना जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको कितना कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि प्रोटेस्टर्स कंट्रोल में नहीं आ रहे। जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि जो ये टेस्टेड लीडर हैं, इसके पहले भी ये कुछ दिन के लिए थे, उस समय भी ये ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाए, लेकिन अब देखते हैं कि एक्टिंग को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है, और उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि वहां पे अब उनके पास सामान नहीं है। लोग मेरे श्रीलंका में मेरे दोस्त से बात हुई थी तो वो बता रहे थे कि पहले 3-3 दिन 4-4 दिन लोग लाइन में आते हैं, खड़े होते हैं, उसके बाद जाते हैं तो उनको तेल नहीं मिलता या गैस नहीं मिलती। तो वो सारी सुविधाएं जो हैं वो कब तक वो दिला सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वो कितने स्ट्रांगली IMF से या फिर जो दूसरे कंट्री से एड है वो लाने में कितना वो सक्सेसफुल होंगे, वो इस पे डिपेंड करता है कि आगे श्रीलंका कैसे चलेगा। लीडरशिप तो इनको मिल गई, अब एक्टिंग प्रेसिडेंट आज बने हैं, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। श्वेता सिंह, आपके पास मैं आता हूँ। अक्सर ये होता है कि भीड़ का चेहरा होता है, लेकिन यहाँ पे अभी
कोई भीड़ का चेहरा निकल के नहीं आया है। क्या आपको लगता है कि जो अभी की सरकार है वही अगर नए नए प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बोलेगी या बनाएगी तो क्या ये जो भीड़ है, जो उकसाई हुई है, जो परेशान है, वो उनकी बात मानेगी, या एक तरीका है कि एक नए सिरे से अब यहाँ सरकार बने और सरकार चले? जी, अगर आप देखेंगे श्रीलंका के लिए एक बहुत ही यूनिक मोमेंट है, और यूनिक मोमेंट इसलिए है कि अरागिलिया जिसे प्रोटेस्ट कहा जाता है, उस प्रोटेस्ट का जैसे आपने बहुत सही कहा, कोई एक चेहरा नहीं है। अब एक चेहरा नहीं है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा आई वुड से कि एक ये बहुत यूनिक हिस्टोरिकल मोमेंट है। वो हिस्टोरिकल मोमेंट इसलिए है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में जो गोल्फ फेस के मतलब प्रोटेस्ट शुरू हुए, जो साउथ में प्रोटेस्ट शुरू हुए, इसमें सिनहलीज, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, तमिल्स, क्रिश्चियंस, यंग स्टूडेंट्स, कटिंग अक्रॉस क्लास, सब लोग एकजुट होकर आए। तो अगर कहा जाए कि विक्रमासिंघ पे उनको ट्रस्ट है, नहीं, उनको ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि उनकी मांगे बहुत साफ है। वो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं। वो एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट उस तरीके से चाहते हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी के पावर्स को कर्टेल किया जाए और दोनों गोटाबाया राजपक्षे और विक्रमासिंघे दोनों को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा जहां तक, मैं जिस तरह से इस चीज को देखती हूँ कि ये एक बहुत मेजर ट्रस्ट डेफिसिट है, और ये प्रोटेस्ट यहाँ पर रुकेंगे नहीं जब तक ये नए तरीके से सरकार बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं होती है। तो जब तक इंटरिम गवर्नमेंट दोबारा से फॉर्मेशन नहीं होती है, स्पीकर आते हैं, तो विक्रमासिंघे के पास वो मॉरल लेजिटिमेसी नहीं है कि वो प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल कर सके। संजय सर, आपके पास मैं आता हूँ। एक तो हमें पहले समझाएं कि किस तरीके की सरकार की जो गठजोड़ होता है वो इससे पहले श्रीलंका में चलता आ रहा था, और किस तरीके का अब जो सरकार गठजोड़ होगा, जो सिस्टम होगा, वो यहाँ पे काम कर सकता है। और अब आगे आने वाले समय में, जैसे कि हमारे बाकी दोनों गेस्ट ने ये बात करी कि जो अभी सरकार के नुमाइंदे उन पर तो ट्रस्ट है नहीं, लेकिन आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी आपको जितनी भी आपको भी IMF से बात करनी है, आपको चाइना से बात करनी है, आपको वर्ल्ड बैंक से बात करनी है, अगर हिंदुस्तान से भी आप बात करेंगे तो एक चेहरा होना पड़ेगा जो कि इन टॉक्स को लीड करेगा। तो क्या अब यहाँ पे किस तरीके से, पहले हमें समझाएं, सरकारें चला करती थी श्रीलंका में, और आगे आने वाले समय में आप इसको, इस रूप को किस तरीके से बदलते हुए देखते हैं? देखिए, पहली बात तो आपने जो सवाल किया कि श्रीलंका में किस तरीके की सरकारें होती थी, तो वहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है श्रीलंका में, और उसमें बेसिकली प्रेसिडेंट हैड बीन मोर पावरफुल देन इन कंपैरिजन टू प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जब सिरिसेना राष्ट्रपति बने तो उन्होंने 19वां संविधान संशोधन किया, और उसमें जो प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर थी पार्लियामेंट को डिसमिस की, प्राइम मिनिस्टर को हटाने की, वो खत्म कर दी गई। लेकिन वापस से जब गोटाबाया राष्ट्रपति बने तो उन्होंने 20वां संविधान संशोधन करके उनको रीइंस्टेट कर दिया गया। ये तो सरकारें चलने की बात है, लेकिन मैं दो बातें कहना चाह रहा हूँ। पहली बात ये कि अभी तक गोटाबाया राजपक्षे ने रिजाइन नहीं किया है, और साथ में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। अब सवाल ये है कि क्या गोटाबाया राजपक्षे रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे, अभी भी मैं इससे आश्वस्त नहीं हूं, क्योंकि गोटाबाया राजपक्षे, और मैं कहूंगा राजपक्षे ब्रदर्स, इतनी आसानी से सत्ता छोड़ के श्रीलंका से नहीं जाने वाले, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि रनिल विक्रमसिंघे अकेले मेंबर है UNP के जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब उनका, और वो प्रधानमंत्री तो बने हुए हैं, लेकिन उनके साथ में जनता का कितना सपोर्ट है, ये भी एक क्वेश्चन खड़ा हुआ है, क्योंकि जनता श्रीलंका की रनिल विक्रमसिंघे को भी रिजाइन करने के लिए बाध्य कर रही है। अब उन्होंने इमरजेंसी इंपोज कर दी। इमरजेंसी इंपोज किसके कहने पे कर दी? तो मुझे लगता है कि जो पुराना सेटअप था जो पावर का, वो अभी भी श्रीलंका में डोमिनेट कर रहा है। तीसरी बात कि देखिए, श्रीलंका के इतिहास में, और ये कहिए कि दक्षिणी एशिया के इतिहास में पहली बार हुआ, अभी तक coup हुए हैं, पाकिस्तान में भी coup हुए हैं, बांग्लादेश में भी coup हुए हैं, कि एक सेट ऑफ गवर्नमेंट ने दूसरे सेट ऑफ गवर्नमेंट या आर्मी ने सत्ता को तख्ता पलट करके सत्ता हथिया ली। ये पहली बार जनता जो है श्रीलंका की, वो राष्ट्रपति भवन में काबिज होकर बैठ गई और प्रधानमंत्री भवन में काबिज होकर बैठ गई, और जनता ने coup किया है, भागने के लिए मजबूर किया है। अब
अब सवाल जो आता है कि इसमें क्या समाधान हो सकते हैं, किस डायरेक्शन में श्रीलंका बढ़ रहा है। पहली बात मैं कहूंगा कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता जनता को एक्सेप्टेबल होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन ये है कि राष्ट्रपति जब रिजाइन करता है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनता है, और प्रधानमंत्री उसके बाद में जो पार्लियामेंट में इलेक्शन के माध्यम से, अगर प्रधानमंत्री भी रिजाइन करता है तो स्पीकर पार्लियामेंट के माध्यम से, जो 20 तारीख को, ये 20 जुलाई को इलेक्शन करने वाले हैं, उसमें राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा। लेकिन आप ये बात मान के चलिए कि जो एसएलपीपी पार्टी है उसी का बहुमत है, गोटाबाया की पार्टी का ही पार्लियामेंट में बहुमत है, तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा वो गोटाबाया का व्यक्ति होगा, उनका लोयलिस्ट होगा, उनके परिवार का लोयलिस्ट होगा, तो जनता को कैसे एक्सेप्टेड होगा। तो मैं कहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन मुझे इस समस्या का, इस जो संकट चल रहा है, पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ है, उसका मुझे नहीं नजर आ रहा। राजनीतिक समाधान हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक समाधान का मतलब है कि सभी पार्टी के लोग उनको बराबर का वेटेज देके, चाहे वो यूएनपी हो, चाहे एसएलपीपी हो, चाहे वो सिरिसेना की पार्टी हो, चाहे वो प्रेमदासा की पार्टी हो, इन सबको बराबर का वेटेज देके एक नेशनल गवर्नमेंट अगर बनाई जाती है और सब में ऐसे क्लीन लोग, जो बेहतर छवि वाले लोगों को आगे लाके राष्ट्र एक सरकार बनती है, तो मुझे लगता है कि इस समस्या का एक अल्पकालिक समाधान हो सकता है। क्योंकि प्रेमदासा की भूमिका भी मुझे बहुत अच्छी लग नहीं रही। वो स्टेटमेंट पहले जब क्राइसिस आया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नेशनल गवर्नमेंट में शामिल नहीं होंगे। अभी जब प्रोटेस्टर राष्ट्रपति भवन में जा रहे थे तो प्रेमदासा बीमारी का बहाना करके जाके बैठ गए और उनके साथ में नहीं गए। तो प्रेमदासा का भी जो अपोजिशन के लीडर है, उनकी भी कोई भूमिका मुझे बहुत ऐसी नहीं लग रही कि इस क्राइसिस में, क्योंकि क्राइसिस क्या है? क्राइसिस है इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसमें फूड सिक्योरिटी, फूड क्राइसिस है, पेट्रोल फ्यूल क्राइसिस है, मेडिसिन क्राइसिस है, वहाँ इन्फ्लेशन 47% हो गया है, जो डेट है वो 127% उनका जीडीपी के साइज का हो गया है, और जनता क्योस है, अराजकता है। इसमें कौन व्यक्ति राष्ट्र जिम्मेदारी राजनीतिक एक साथ लेना चाहेगा? क्योंकि समाधान है नहीं, समाधान श्रीलंका के भीतर नहीं, आर्थिक समाधान का अमित सर आपके पास आता हूँ इस सवाल को लेके। क्या, जैसे कि हमने कहा भीड़ का चेहरा तो है नहीं, जैसे अपोजिशन पार्टीज बैकसीट लेके बैठी हैं, क्या इस भीड़ की कुछ मांगे हैं? क्या कोई स्पोक्स पर्सन है जो अपनी बात कह पा रहा है कि भाई इस भीड़ को क्या चाहिए, या ये जो भीड़ है उसका अभी तक कोई वर्जन नहीं निकल के आया? क्या आम जनता चाहती है, उसको लेकर कहीं भी कुछ निकल के आया है सर? देखिए, जो भी हमने अरब स्प्रिंग से देखा है, जो न्यू प्रोटेस्ट मूवमेंट्स आए हैं, उसमें क्या होता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, उसमें कोई एक लीडरशिप नहीं होती है। ऑल्दो जो अपोजिशन पार्टीज होते हैं बहुत से डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल उस चीज को एक्सप्लॉइट करें। इवन इंडिया में जो एनआरसी सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ था, या फिर जो थोड़ा बहुत किसान और भी जो थोड़े छोटे प्रोटेस्ट हुए, उसमें क्या कि कुछ लोग आए थे और उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन के थे या अभी जो गवर्नमेंट, उनसे कहा कि हमें छोड़ दो, हम नॉन पॉलिटिकल होके हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वैसी, और श्रीलंका में जो इशू है वो आप क्या कि जो भीड़ है वो वायलेंट भी हो गई है, जो प्रोटेस्टर्स हैं वो वायलेंट हो गए। डिमांड तो देखिए, डिमांड तो शुरू से वही है कि भाई इकोनॉमी दुरुस्त करो, जो सामान नहीं मिल रहा है वो हमें उपलब्ध करवाओ, या फिर इकोनॉमी को दुरुस्त करो। तो जो है वो नॉर्मल सा उनका एक पोजीशन है, नॉर्मल से डिमांड्स हैं। लेकिन क्या इसमें इशू ये है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर को आज के दिन में, अभी के दिन में, जो जैसे प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर कह रहे थे कि कौन लीडर आएगा और कौन कहेगा कि ठीक है हम लीडरशिप लेते हैं। एक तरह से आप देखिए तो कभी कभी क्या होती है कि इस सिचुएशन में लीडरशिप आपके ऊपर इम्पोज कर दी जाती है। अभी जब विक्रम सिंघे जब ज्वाइन किए थे राजपक्षे गवर्नमेंट को, तो कुछ दिन में ही वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमसे, उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट देने स्टार्ट कर दिए थे। तो सेम सिचुएशन, अगर वो इंटरिम प्रेसिडेंट, अभी इंटरिम प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, तो उससे वो संभाल तो पाएंगे नहीं। तो एक तरह से लग रहा है कि आपके ऊपर इम्पोज कर दी गई है, और आपने क्या किया कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस क्रम्बल कर रहे हैं, जो पुलिस वाले हैं या मिलिट्री है, तो वो भी क्या एक सिविलियन का एक पार्ट है, वो भी एक समूह से आती है। तो वो एक हद तक
ही रोक सकती है भीड़ को। वो ऐसे मतलब अंधाधुंध फायरिंग नहीं कर सकती है। और श्रीलंका एक बहुत ही मिलिटराइज्ड सोसाइटी है। 2006-2009 या उसके पहले भी काफी अधिक मिलिटराइज्ड सोसाइटी है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी पुलिस हुई या फिर मिलिट्री हुई तो वो तुरंत आपके ऊपर फायर करे, क्योंकि वो उनके अपने लोग हैं। यही सिन्हाला नेशनलिज्म को लेके जो बहुत से ऐसे प्रोटेस्टर्स होंगे जिन्होंने गोताबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे को सपोर्ट किया था सिन्हाला नेशनलिज्म के ऊपर। लेकिन आज देखिए, जब आज इकोनॉमी क्रम्बल कर रही है तो वो वही लोग हैं जो आज एक भीड़ का हिस्सा बने हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि राजपक्षे परिवार का श्रीलंका से कोई रिश्ता न हो। और अभी शाम की न्यूज ये थी कि शायद मालदीव से वो सिंगापुर आ चुके हैं गोताबाया राजपक्षे। अब देखते हैं कि यहाँ पे आके अभी रिजाइन देते हैं कि नहीं देते हैं, या फिर किसी अपने नुमाइंदे को वो बैठाते हैं। लेकिन ये स्थिति साफ है कि प्रोटेस्टर्स नहीं मानने वाले। उन्हें राजपक्षे ब्रदर्स जिन्होंने 70% रिसोर्सेज जिनके अंडर थे और जिन्होंने पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म के नाम पे और इकोनॉमी ठीक करेंगे इसके नाम पे, जो लोगों को एक्सप्लॉइट किया, उनसे वो कम से कम ये निजात पाना चाहते हैं कि नहीं अब हो गया। हाँ, लीडरशिप कौन आएगा, लीडर कौन बनेगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। चलिए आखिरी सवाल मैं लूंगा श्वेता सिंह जी आप, हिंदुस्तान की कितनी बड़ी भूमिका है यहाँ पे? और सवाल यह है कि अगर हिंदुस्तान बात करे तो किससे करे? क्या हिंदुस्तान अपना जो सपोर्ट है या अपनी जो बातचीत है वो भी राजपक्षे ब्रदर से ही चालू रखे, या फिर यहाँ पे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा काम बन जाता है कि वो खुद श्रीलंका में एक तरीके की लीडरशिप को नर्चर करे और वहाँ उसको बढ़ावा दे? आपको क्या लगता है? देखिए स्ट्रैटेजिकली किस तरीके से हिंदुस्तान का रोल है यहाँ पर? आई थिंक इसमें कुछ चीजें समझने की बहुत जरूरत है। और अगर हम अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी का स्टेटमेंट देखें और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट देखें, उसमें ये साफ शब्दों में कहा गया है कि जो भारत है, इंडिया स्टैंड्स विद द डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ श्रीलंका। एंड जो पीपल शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में देखें, श्रीलंका स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इंडिया की जो नीति रही है श्रीलंका के प्रति इस पूरे क्राइसिस में, उसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नीति रही है कि वो इकोनॉमिकली श्रीलंका को कैसे बेल आउट करे। तो अगर आप देखें, इंडिया की जो सहायता रही है वो करीब 3.8 बिलियन का कमिटमेंट है, जो क्रेडिट लाइन है फ्यूल के लिए, जो फूड शॉर्टेजेस हो रहे हैं, जो मेडिसिन शॉर्टेजेस हो रहे हैं। एंड इन सबका एक तात्पर्य ये है कि अगर भारत के प्रति से हम देखें, भारत के पर्सपेक्टिव से इसको देखें, मोदी फॉरेन पॉलिसी में नेबरहुड फर्स्ट और सागर डॉक्ट्रिन का बहुत महत्व मतलब हमें देखने की जरूरत है। जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें जो इंडिया के करीबी नेबर्स हैं, जिसमें श्रीलंका बहुत अहम है, उससे हम अपनी जो इकोनॉमिक लिंकेजेस हैं, स्ट्रेटेजिक लिंकेजेस हैं, जो हमारे मतलब जो नॉर्मेटिव हमारी एस्पिरेशंस हैं, जिसको अगर मैं कह सकती हूँ, हम स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि हमारी नीति में नेबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया बहुत क्लियरली ये बात बोलता है। सेकेंड चीज जो इसमें देखने की जरूरत है, जो ओशन रीजन है, इंडियन ओशन रीजन में जो सागर डॉक्ट्रिन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन, जो सागर डॉक्ट्रिन का महत्व है, श्रीलंका स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भारत का रोल देखें, भारत, इंडिया इज वेरी क्लोजली वॉचिंग, वो बहुत क्लोजली देख रहे हैं, बट इस चीज को बहुत सेंसिटिवली, और क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, जयशंकर जी इसीलिए उन्होंने इस चीज को अंडरलाइन किया है। इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिकली जो लोगों की एस्पिरेशन है उसके साथ है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की तरफ से साथ है, और इंडिया ने बहुत अपने को डिस्टेंट रखा है, मतलब एंड इंडिया ने बहुत क्लियरली बोला है कोई मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं है, इंडियाज पॉलिसी हैज बीन ऑफ non-interference, and so it's very clear that India respects this as an internal matter of Sri Lanka. बहुत clearly कहा गया है कि श्रीलंका का जो solution है वो श्रीलंका के अंदर से आएगा, मतलब but India श्रीलंका का बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता। श्रीलंका का सोल्यूशन जो है वो कैसे आएगा, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल लेगा, चीन की नज़र पे हमें नज़र बना के रखनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैं इस बारे में और जानकारी देने के लिए, हमें थोड़ा सा और उजागर करने के लिए, थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स इशू है इसके ऊपर।